अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल, जहाँ पे हम कर रहे हैं एग्ज़ाम नोट्स एमडीयू के हिसाब से, पर्टिकुलरली जो हमारे केयू के सिलेबस के अंडर भी आते हैं एंड ऑल्सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल हैं। तो ऐसे ही एक एग्ज़ाम नोट्स की प्लेलिस्ट है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, जो मटेरियल साइंस से करके भी आती है या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के नाम से भी आती है इंजीनियरिंग वगैरह में। तो उसी के हम एग्ज़ाम नोट्स कर रहे हैं। इसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या लैटिस हीट कैपेसिटी, क्योंकि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम एक और नाम दे सकते हैं विच इज़ लैटिस हीट कैपेसिटी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो अभी तक कर चुके हैं वेल एंड गुड, जो इन्होंने नहीं करा है जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब का बटन हिट करिए, बेल आइकन दबाइए एंड ऐसी सारी अपडेट्स को पाइए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। The next topic is Debye's model of lattice heat capacity. Before we start with Debye model, हमने इससे पहले किया है डुलोंग-पेटिट लॉ, जिसके अंदर डुलोंग-पेटिट ने हमारे जितने भी एटम्स थे उनको एक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का नाम दिया था एंड दे वर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड दे हैड कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमारा आइंस्टाइन थ्योरी आई थी। आइंस्टाइन ने भी हार्मोनिक ऑसिलेटर ही लिया था, इंडिपेंडेंट लिया था, लेकिन ही सेड कि अब जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस ना होके क्वांटाइज्ड होगी। एंड ऑल्सो दे बोथ ऑफ देम सेड कि इन दोनों की केसेस में जो भी मेरे एटम्स है दे विल वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी विच इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर्टेनिंग टू द आइडेंटिकल सराउंडिंग। मतलब उन सारे एटम्स की सेम सराउंडिंग होने के कारण उन सबकी सेम हमारी फ्रीक्वेंसी ली थी। मेजर पॉइंट्स आ गए हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, एनर्जी क्वांटाइज होगी, कॉन्टिन्यूस होगी, तीसरी आ गई फ्रीक्वेंसी। राइट, तो यही तीनों में चेंज करते करते हम आ रहे हैं। डुलोंग-पेटिट ने सिर्फ रूम टेम्परेचर के ऊपर वो एक्सप्लेन कर पाया था। आइंस्टाइन जो था, आइंस्टाइन ने हमारा रूम टेम्परेचर के ऊपर किया था, कुछ हद तक लो टेम्परेचर पे भी किया था, लेकिन उसकी जो मैनर थी, जिस हिसाब से वो आ रहा था ग्राफ, वो कंपैटिबल नहीं था। सो एट द एंड केम द डेबाय, जिन्होंने कुछ चीज़ें एजम्पशंस के तौर पे प्रपोज करी एंड उन्होंने उसके ऊपर काम किया एंड लेटर ऑन ही केम टू एन एक्सप्रेशन जो हमारे सीवी के कर्व को एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल को 100% कंपैटिबल बना पाया। तो आज हम यही देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा डेबाय मॉडल को जो है कवर करेंगे। आपको बहुत अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है, टॉपिक को अच्छे से समझिए और पेपर के अंदर बहुत ईजी तरीके से लिखिए और अच्छे मार्क्स लीजिए। राइट, स्टार्ट करते हैं। Now for explaining the extremely low temperature discrepancy, if you remember, हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी ही उसके अंदर जो है हमने बोला था कि आइंस्टाइन का जो मॉडल था उसके अकॉर्डिंग रूम टेम्परेचर्स के ऊपर इट वाज 100% कंपैटिबल और लो टेम्परेचर के ऊपर भी उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी, बट इट वाज नॉट कंपैटिबल 100%। उसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी आई थी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स के ऊपर। तो उसी एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए डेबाय ने प्रपोज किए कुछ नए पॉइंट्स। ही सेड कि एज्यूमिंग द सॉलिड एज अ कॉन्टिन्यूस इलास्टिक बॉडी, उसने भी यही बोला कि जो भी एटम्स हैं वो सारे क्या होंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होंगे, लेकिन नाउ दे विल नॉट बी इंडिपेंडेंट बट कपल्ड। जब वो सेम सराउंडिंग में है तो उनमें आपस के नेबरिंग एटम्स का भी कुछ इफेक्ट आएगा, जो उनकी वाइब्रेशंस होंगी वो कपल्ड होंगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। राइट, ऑल्सो जब उसने ये बात बोली कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स विल बी कपल्ड, तो हम बोलेंगे कि ऐसे केस में जो मेरा सॉलिड है इट विल बिहेव एज एन इलास्टिक बॉडी। जो भी सॉलिड होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, इलास्टिक बॉडी की तरह। राइट, अब एनर्जी विल नो लॉन्गर रिसाइड इन द वाइब्रेशंस बट इन द इलास्टिक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस। नेक्स्ट पॉइंट उसने क्या बोला, अभी तक जब हम एनर्जी की बात कर रहे थे वेदर क्वांटाइज्ड या कॉन्टिन्यूस, डुलोंग-पेटिट की दोनों के केस में हमने बोला था कि जो एटम वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी वाइब्रेशंस के अंदर ही एनर्जी मिलेगी, वाइब्रेशनल एनर्जी की फॉर्म में ही एनर्जी होगी। बट डेबाय सेड कि जब मेरा एटम वाइब्रेट कर रहा है तो उस वाइब्रेशंस के कारण, ये देखो एक ऐसे कर रहा है एक ऐसे कर रहा है, तो एक तरह से सॉलिड की जो है दोनों तरफ क्या होंगी, फिक्स्ड एंडिंग होंगी,
और दो तरफ अगर फिक्स्ड रहता है तो मेरी बीच में क्या बनती है, हमेशा स्टैंडिंग वेव बनती है। तो ही सेड कि जो भी मेरा सॉलिड है उसके अंदर इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, क्योंकि इलास्टिक बॉडी है, फिक्स्ड पॉइंट है, तो मेरी इलास्टिक स्टैंडिंग वेव बनेगी और उस वेव के अंदर मेरी एनर्जी रिजाइड करेगी। उस वेव के अंदर, उस इलास्टिक स्टैंडिंग वेव के अंदर जो है मुझे मेरी एनर्जी मिलेगी, ना कि वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन से जो वेव प्रोड्यूस होगी उसमें एनर्जी होगी। सो दिस वाज अगेन अ मेजर डिफरेंस। उसके बाद ही सेड कि दिस एनर्जी विल बी क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ फोनोन्स। उसने बोला कि स्टैंडिंग वेव के अंदर मेरी एनर्जी आएगी, लेकिन स्टैंडिंग वेव के अंदर भी जो एनर्जी आएगी, ही सेड दैट एनर्जी विल बी क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड होगी, एंड उस क्वांटाइज्ड एनर्जी का क्वांटा क्या होगा, फोनोन। अब फोनोन इफ यू नो, फोटोन जो है लाइट एनर्जी का क्वांटा होता है, फोनोन इज साउंड एनर्जी का क्वांटा। तो ऑब्वियसली फोनोन्स जो है वो किसकी स्पीड से मूव करेंगे, जो भी मेरी स्पीड ऑफ साउंड होगी। तो आई विल से फोनोन्स एज क्वांटा। ठीक है, अब जब हम साउंड पे जाते हैं तो हम उनकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर फ्रीक्वेंसी रेंज, राइट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमने प्रीवियस जो टॉपिक्स देखे थे, प्रीवियस जो थ्योरीज देखी थी, मॉडल्स देखे थे, उनमें उन्होंने बोला कि सबका सेम आइडेंटिकल सराउंडिंग था, तो उन सबकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या थी, सेम थी, विच वी कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। लेकिन डिबाय ने क्या बोला कि जो भी मेरे अब एटम्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो एक सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट ना करके एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएंगी, कि सपोज 2 अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2 से 4 तक आएगी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की 2 है, किसी की 2.2 है, किसी की 2.4 है, एंड ये कॉन्टिन्यूस रेंज आएगी विच इज न्यू जो मिनिमम होगी, एंड न्यू प्लस डी न्यू, डी न्यू आ गई मेरी रेंज। तो मेरी मिनिमम प्लस रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। तो यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी रेंज आएगी ये, ना कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी। और ऐसी फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर डेंसिटी ऑफ मोड्स विच इज नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पर यूनिट फ्रीक्वेंसी रेंज, ये देता है इस फॉर्मूले के थ्रू, विच इज z न्यू डी न्यू विल बी गिवन बाय 4 पाई v बाय वेलोसिटी इंटू न्यू स्क्वायर डी न्यू, ये वाले, राइट। तो ये मेरी देगी मुझे डेंसिटी ऑफ मोड्स। अब इन सब को यूज करके मुझे क्या निकालनी है, मेरी इंटरनल एनर्जी कह लो, एवरेज एनर्जी कह लो, राइट। तो मेरे पास तीनों केसेस में डिफरेंस आ गया। फर्स्ट केस जो उसने बोला था हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, लेकिन कपल्ड, फ्रीक्वेंसी सेम ना होके एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनर्जी वाइब्रेशंस में ना होके इलास्टिक वेव में, और इलास्टिक वेव में भी क्वांटाइज्ड किसकी फॉर्म में, फोनोन्स ने। तो बेसिकली डिबाय ने अभी तक जितने भी असम्पशंस आई थी उन सबको चेंज किया, एंड ही केम टू कंक्लूजन कि जब एक क्रिस्टल को हम कॉन्टिन्यूस मीडियम मानेंगे तो फोनोन गैस जो होती है, जो मेरे क्वांटा है यहाँ पे, इट विल बिहेव एज अ बोसोन गैस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब मेरा क्रिस्टल जो है एक कॉन्टिन्यूस मीडियम की तरह एक्ट करेगा तो मेरी फोनोन गैस जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, बोसोन गैस के। बोसोन्स पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो उनकी तरह ये बिहेव करेगी। सो एवरेज एनर्जी पर स्टैंडिंग वेव बाय, क्योंकि एनर्जी किसके अंदर है, स्टैंडिंग वेव के अंदर है, तो आई विल से एवरेज एनर्जी पर स्टैंडिंग वेव at the given temperature T will be given by h nu over exponential h nu kt minus 1. Now this is थोड़ा बहुत सिमिलर जो हम पहले भी करा है, बट डिफरेंस कैसे आएगा कि ये सारी assumptions जब हम इसके अंदर लेंगे, नंबर ऑफ मोड्स की डेंसिटी लेंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज लेंगे, एंड उसके ऊपर इसे सबमिट करके हम क्या करेंगे, एवरेज आउट करेंगे। तो मेरी ये सारी चीज़ों को सॉल्व करके जो मेरी CV का एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 9RT थीटा डी एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्स की पावर 4 ओवर एक्सपोनेंशियल x माइनस 1 होल स्क्वायर dx। एंड रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 टू थीटा डी बाय टी, वेयर थीटा डी क्या है, ऑब्वियसली मेरा डिबाय टेम्परेचर, जिसको हम लास्ट में डिफाइन करेंगे।
राइट, एंड x की वैल्यू क्या है, x इज माई एच न्यू बाई के टी, जो मैंने वहां भी बताया है। सो CV को अगर मुझे इजी भाषा में लिखना हो तो मैं लिख सकती हूँ इट इज 3RFB थीटा डी बाई टी, वेयर FD क्या रहेगा मेरा, FD इज माई डिबाई फंक्शन, जो इन सारी एक्सरसाइज को पूरा करने के बाद आता है। सो बेसिकली माई फॉर्मूला कम्स आउट टू बी दिस, राइट। ये मेरा फॉर्मूला इसके अंदर डालेंगे तो आई विल गेट अ कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर द लैटिस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। नाउ मेरे पास रिजल्ट आ गया, अब हमें क्या देखना है कि क्या वो कंपैटिबल है कि नहीं। तो विल टेक टू स्पेशल केसेस। फर्स्ट स्पेशल केस विल बी व्हेन वी हैव हाई टेम्परेचर्स विच इज T मच ग्रेटर देन थीटा डी। तो ऐसे केस में जो मेरा एक्सपोनेंशियल है दैट विल अप्रॉक्सीमेटली गिव मी ओनली x। वाई, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को अगर मैं एक्सपैंड करती हूँ तो इट विल बी 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू x रेज़ टू पावर इंफिनिटी एंड माइनस 1 ये वाला। तो ये 1 1 कैंसिल होगा, सिर्फ ये लेंगे। सिंस इट हैज़ अ स्मॉल वैल्यू तो x की हायर पावर्स को विल निग्लेक्ट, तो मेरे पास सिर्फ x बचेगा। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं इसे डालूंगी, आई विल गेट दिस आंसर। यहाँ से सिर्फ ये देखो, यहाँ पे था एक्सपोनेंशियल x की पावर 4 ओवर एक्सपोनेंशियल x माइनस 1, तो ये यहाँ से होल स्क्वायर आएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक्सपोनेंशियल x बचेगा। उसको मैं एक्सपैंड करके क्या कर सकती हूँ x, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास दोबारा से सेम रिजल्ट आएगा इंटरनल एनर्जी का विच इज 3 kT एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो आई गेट द सेम रिजल्ट, ड्यूलंग-पेटेट कह लो, आइंस्टाइन कह लो या कुछ भी कह लो, 3R विच इज एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये जो मेरा ग्राफ है इस पे जो रूम टेम्परेचर आएगा यहाँ पे, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये दोबारा से क्या हो जाएगा 3R, जो कि हमारा अभी तक आ रहा था। द नेक्स्ट केस विल बी एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स विच इज T मच लेस देन थीटा डी। तो ऐसे केस में x का वैल्यू क्या करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो मेरा ये वाली चीज आएगी। इसका आंसर सॉल्व करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आई विल गेट पाई की पावर 4/15, तो इसमें पुट करते हैं तो आई विल गेट दिस आंसर एज एनर्जी। एनर्जी के बाद CV निकालने के लिए विल टेक द टेम्परेचर डेरिवेटिव। टेम्परेचर डेरिवेटिव आएगा ये, जिसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है विच इज 12/5 पाई की पावर 4R इज अ कांस्टेंट, जिसको सॉल्व करके आंसर आता है 235 एंड आई गेट द आंसर फॉर CV एज CV इज इक्वल्स टू 235 T बाई थीटा डी का होल क्यूब। नाउ यहां से मेरे पास क्या आया कि CV इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब एट लो टेम्परेचर्स विच इज द एग्जैक्ट मैनर जो हमें ऑब्जर्व हुई थी एक्सपेरिमेंटली। या ये कह सकते हैं कि जब ये आंसर को हमने प्लॉट करा, व्हेन प्लॉटेड ऑन ग्राफ द कंपैटिबिलिटी ऑफ थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वर ट्रिमेंडस। दैट इज वाई हैप्पी फेस, फाइनली वी हैव रीच्ड टू द रिक्वायर्ड वन। तो जो लाइन है वो बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, एंड जो डॉट्स हैं वो किससे आए हैं, मेरे थ्योरेटिकल वैल्यू से आए हैं। तो जब हमने दोनों को प्लॉट करा वो हमारे पर्टिकुलरली सारी जगह के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वी से देयर कंपैटिबिलिटी इज ट्रिमेंडस, इट इज 100% एंड हेंस वी एक्सेप्ट दिस कंसेप्ट ऑल्सो। एक चीज़ और हम बोलते हैं कि डिबाई की जो अप्रॉक्सीमेशंस रही होंगी, जो उनकी अजम्पशंस रही थी, वो काफ़ी हद तक बहुत एक्यूरेट रही होंगी, क्योंकि जब हम इतने लो टेम्परेचर्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ अकाउस्टिक मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना, इट इज लॉन्ग वेवलेंथ अकाउस्टिक मोड्स ही एक्साइट होते हैं। जो शॉर्ट वेवलेंथ होंगे या और किसी तरीके के होंगे वो नहीं होती, एंड सिर्फ यही चीज़ क्या होती है, एनर्जी के लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो वी से डिबाई अप्रॉक्सीमेशन शुड हैव बीन क्वाइट गुड सिंस दीज आर इक्वलेंट टू इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स, क्योंकि ये चीज़ किस में होती है, सिर्फ इलास्टिक वेव्स के अंदर, एंड
डिबाय ने यही तो एज्यूम किया था कि बिहेव करेगा क्रिस्टल किसकी तरह, इलास्टिक मीडियम की तरह कॉन्टिन्यूस, एंड हमारी इलास्टिक कॉन्टिन्यूस वेव्स बनेंगी. सो विद दिस वी से ही वाज सक्सेसफुल टू गिव द एंटायर डिपेंडेंस ऑफ CV ओवर टेम्परेचर ऑन ऑल टेम्परेचर रेंजेस. मतलब ये इसकी सक्सेस थी कि वो टेम्परेचर रेंज जो थी कितनी भी ले लो उन सब के ऊपर वो परफेक्टली कर्व को डिफाइन कर पाया. एट द एंड हम देख लेते हैं कि थीटा डी बेसिकली डिबाई टेम्परेचर है क्या. तो डिबाई टेम्परेचर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे T इज इक्वल टू थीटा डी कर देंगे. तो यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, CV की वैल्यू आएगी बेसिकली जो 235 था वो हटा के हम यहाँ पे कर देंगे C 2.856 R एंड इट इज अ कांस्टेंट. तो हम बोलेंगे डिबाई टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हैज वैल्यूज इक्वल टू 23.67 जूल्स पर मोल पर केल्विन. राइट, clear है. So with this we finish the Debye model also. Now we are thorough with Dulong-Pettit law, Einstein theory and Debye model, जिससे हम स्टेप बाय स्टेप जो आए हैं सीधा रिजल्ट के ऊपर आए हैं. अब कंपैरिजन एक छोटा सा कर लेते हैं. एक बार स्टार्टिंग में भी मैंने कराया है. लेट अस अज्यूम मेरे पास यहाँ Dulong-Pettit है, बीच में आइंस्टाइन है, यहाँ पर Debye है. सो बेसिकली इसने हार्मोनिक, डुलोंग ने बोला हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. आइंस्टाइन ने भी यही बोला, लेकिन डिबाय ने क्या बोला, कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. डुलोंग ने बोला सिंगल नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहेगी न्यू, जो सेम आइडेंटिकल सराउंडिंग होगी. सेम चीज़ जो थी आइंस्टाइन ने बोला, लेकिन डिबाय ने क्या बोला कि सेम फ्रीक्वेंसी ना होके एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी जिसके अंदर मेरी इलास्टिक स्टैंडिंग वेव बनेगी. इसने डुलोंग ने बोला कि एनर्जी जो है वो एक कॉन्टिन्यूस रेंज में आएगी, 0 to infinity एंड वाइब्रेशंस में होगी. आइंस्टाइन ने बोला वाइब्रेशंस में ही होगी लेकिन एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी. डिबाय ने बोला एनर्जी वाइब्रेशंस में ना होके स्टैंडिंग वेव में होगी और क्वांटाइज्ड होगी. राइट, तो ये तीन डिफरेंसेस, तीन अजम्पशंस थे जिसमें आइंस्टाइन और डिबाय में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन डिबाय में तीनों की तीनों पॉइंट्स का डिफरेंस है. दैट इज व्हाई ही रीच टू द करेक्ट कंक्लूजन. एंड विद दिस वी फिनिश दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अकेला आपको पेपर में एक बार को पास करा सकता है अगर आपको छोटे मोटे 2-3 क्वेश्चन आते हो और एक ये बड़ा क्वेश्चन आता हो. तो इसको मिस नहीं करना है, अच्छे से करना है, बार बार देखिए, समझिए. डाउट्स आर मोस्ट वेलकम. राइट, एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट to like, share, subscribe to my channel Teacher Cool. Thank you.